So Shiv Khera is on the stage. Ladies and gentlemen, put your hands together and let's welcome. साहब, गोविंद काका को मैं खींच के यहां ले आया यहां। इन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने पूरी स्पीच गुजराती में दी, आपको समझ आई? तो मैंने कहा भैया ऐसा है, दुनिया में चाहे किसी भाषा में आप अच्छी बात कहें तो ताली बज जाती है ऑटोमेटिकली, और किसी को गाली दे तो भी समझ में आ जाती है साहब। तो मैंने कहा साहब आपकी जो अच्छी बात हुई ताली ऑटोमेटिकली बज गई, लेकिन कुछ लफ्ज मैंने पकड़ लिए आपके। इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम इज वे टू प्रोग्रेस, और कई चीजें कही। तो इन्होंने एक और बात कही कि मैंने 7वीं क्लास पास की थी, इतना कहा था साहब, 7वीं क्लास। हाँ, तब मेरे को एकदम चीज दिमाग में आई कि एक बारी एक MIT, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इन US, उनको अपने यूनिवर्सिटी के लिए एक जमादार चाहिए था बाथरूम क्लीन करने के लिए। तो एक आदमी यूरोप से माइग्रेट करके आए वहां पे, और उन्होंने अप्लाई किया एज अ जैनिटर। तो उनकी क्वालिफिकेशन पूछी, बोले साहब 7वीं क्लास। तो बोले नहीं भाई, हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत ऊंचा नाम है, हमारे तो जैनिटर भी ग्रेजुएट होते हैं, तो क्षमा कीजिएगा हम आपको रख नहीं सकते। घर चले गए वो। तो वॉल स्ट्रीट के पास पहुंचे, वहां पे एक दुकान में कन्फेक्शनरी बिक रही थी वहां पे। तो उन्होंने उधार में $100 की कन्फेक्शनरी ली, और दुकान के बाहर ही वहां पर जमीन पे उन्होंने दुकान सी लगा दी। और ट्रैफिक वहां पे बहुत होता है वॉल स्ट्रीट में, तो फटाफट जितने लोग आते गए उस माल बिक गया। फटाफट माल बिक गया, तो उसने जाके अंदर $100 वापस किया और $200 का माल लेके फिर बाहर आ गया साहब। फिर आ गया तो फिर माल बेच दिया, माल बिक गया फटाफट, तो फिर अंदर चला गया। ऐसे करते 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 साहब उसका काम बहुत चल गया, और इतना चल गया कि उसने साहब दुकान खरीद ली। अब दुकान खरीद ली तो उसके पैसे थे, पढ़ा लिखा था नहीं, घर में जाता था, जितने से आते थे अपने बिस्तर के नीचे डालता चला जाता था। तो एक बारी उसको मकान खरीदना था, तो अमेरिका में मकान खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होती है। तो मॉर्गेज के लिए बैंक में गए, और बैंक वाले ने पूछा कि भैया आपकी औकात क्या है, आपकी एसेट लायबिलिटीज क्या है, आप बताइए, क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसने बोला साहब मुझे मालूम नहीं कि एसेट क्या है, क्योंकि बैंक अकाउंट खोला ही नहीं कभी जिंदगी में, लेकिन जो पैसे मैं डालता गया वहां पर तो वो देख के गिन के थोड़ा बता देता हूं। तो अपना गदा लेके आ गया जहां पैसे घुसा रहा था। तो पैसे घुसाए, उन लोगों ने बैंक में जोड़ा तो तकरीबन $500,000 था साहब, $500,000। तब बैंकर हैरान हो गया, पूछा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या? बोले 7वीं क्लास। बोले आप 7वीं क्लास करके इतना सक्सेसफुल हो गए, अगर पढ़े लिखे होते तो फिर क्या करते? बोले यूनिवर्सिटी में जमादार होता साहब। આવવાનો નહોતો, પણ મને આ સાહેબ પરાણે લાવ્યા છો એટલે હું શોખથી આવ્યો। नहीं, गोविंद भाई, गोविंद काका, आपको जाने नहीं दूंगा, रुकी तो सही थोड़ा। आपने जो बाबा रामदेव कराया था एक बारी फिर से करवा दीजिए, करवा दीजिए साहब, एक बारी फिर से करवा दीजिए सबको। हाँ करवा दीजिए साहब, सब लोग खड़ा हो जाइए साहब, सब एक बारी एक बारी करवा दीजिए, बाबा रामदेव का काम करवा दीजिए साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर, ग्रेट जॉब साहब। जैसे गोविंद काका बात कर रहे थे, तो एक सज्जन हमारे साथ बगल में बैठे थे कि थोड़ा बताते गए मेरे को। ना छोड़ दीजिए, छोड़िए उसको। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये क्या कह रहे हैं, और बार बार जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि सफलता के लिए जिम्मेवारी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि एक बिजनेस समिट है ये। दुनिया में देखा गया है कि साहब तकरीबन हम लोगों को
व्यापारिक समस्याएं नहीं होती हैं, व्यावहारिक समस्याएं होती हैं। और जब हम अपनी व्यावहारिक समस्याएं दूर कर लेते हैं, हमारी व्यापारिक समस्याएं ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। तो एक व्यापारी दफ्तर में काम करने के लिए आदमी चाहिए था, तो इंटरव्यू कर रहा था, तो उसको कहता है कैंडिडेट को कि भैया इस काम के लिए मुझे बहुत जिम्मेदार आदमी चाहिए। तो कैंडिडेट कहता है कि साहब मेरे से ज्यादा जिम्मेदार आदमी आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जहां मैं पहले काम करता था वहां पर कोई भी चीज गड़बड़ होती थी, सब कहते हैं यही जिम्मेदार है। तो साहब ऐसी जिम्मेदारी हमारे को नहीं चाहिए। अक्सर मैं जब एड्रेस करता हूं, बहुत बारी लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूं, इंप्रूवमेंट बुक पढ़ता हूं, सफल होना चाहता हूं, मेरी बहुत इच्छा है सफल होने की, लेकिन सफल हो नहीं पा रहा हूं। क्या वजह है? तो मैं कहता हूं कि भैया वजह यह है कि आपकी इच्छा है, यही समस्या है। बोले साहब ये कैसे? मैंने कहा भैया आपकी इच्छा है, यही समस्या है, क्योंकि आपका इरादा नहीं है, सिर्फ इच्छा ही इच्छा है। मैंने कहा इच्छा और इरादे में यह फर्क होता है कि जिंदगी में इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का कभी सौदा नहीं होता। और जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, हमेशा इच्छा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। तो साहब मेरा बहुत सौभाग्य है, आज यहां पे मैं आया हूं। आते हुए यहां पर सब ग्रीट कर रहे थे, जय सरदार जय सरदार, और मैं भी थोड़ा पढ़ रहा था कि ये क्या संस्था क्या है, कैसी है। और मेरे हिसाब से बहुत बारी लोग पूछते हैं कि आप किन लीडर से प्रभावित हुए, तो मैं कहता हूं कि मैंने 10 सिख गुरुओं की जो इतिहास पढ़ा है, वो मुझे उसने बहुत प्रभावित किया है। 10 सिखों का जो इतिहास है, उसमें खास तौर पे गुरु गोविंद सिंह जी, पहले 2 हफ्ते पहले गुरु पर्व भी था। तो मैंने कहा कि साहब गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई थी, उन्होंने एक बात कही थी, जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। और मैं उनके लिटरेचर से इस लिए प्रभावित हुआ हूं क्योंकि उन्होंने एक संदेश बिल्कुल सी दिया है, वो ये है, शक्ति के बिना भक्ति नहीं है साहब, और भक्ति के बिना शक्ति नहीं है। ये दोनों साथ साथ चलती हैं, इसके बिना कभी जिंदगी में काम हुआ ही नहीं है। तो जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें वी हैव टू बी ए फाइटर, वी हैव टू बी ए फाइटर। अगर हम शांति से जीना चाहते हैं, वी मस्ट बी स्ट्रांग। अपने आप को जब तक हम लोग स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, हम लोग कभी भी जिंदगी में पीसफुली नहीं रह सकते। साहब आप देखें, सिर्फ एक स्ट्रांग आदमी ही वीक आदमी की मदद कर सकता है, वीक आदमी कभी वीक की मदद नहीं कर सकता। यू विद मी साहब? हेलो, आप अस्पताल में चले जाइए, जो स्ट्रांग होता है डॉक्टर कहता है तू भैया इस बीमार की देखरेख करना, जो बीमार होता है बीमार की देखरेख नहीं कर सकता। वी हैव टू बी स्ट्रांग। देखिए साहब, ये कुदरत का असूल है, मेरा असूल नहीं है, कुदरत का असूल है। एक किसान मेहनत करके पौधे लगाता है, फल फूल लगाता है, लेकिन जब वो लगा चुकता है उसके बाद एक पूरी फौज इंसेक्ट्स की तैयार रहती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। वी रेडी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब उसके पास चॉइस क्या है? एक ही चॉइस है, या उन कीड़ों को आने दीजिए और आके डिस्ट्रॉय कर लें अपने आप को, या
he has to destroy the weeds and the insects. There is a fight. ये फाइट जारी है साहब. मेडिकल डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, इनसे पूछिए हमारी बॉडी में रेड सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल्स होते हैं. साहब व्हाइट सेल्स क्या करते हैं? व्हाइट सेल्स का क्या काम है? दे कीप मूविंग इन द बॉडी एंड कीप लुकिंग फॉर इंफेक्शन, और इंफेक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं साहब. अगर इंफेक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो इंफेक्शन हमारे को डिस्ट्रॉय कर देगी. मतलब यह है कि एक जंग और युद्ध चल रही है हमारे अंदर परमानेंटली, और अच्छाई की जीत होगी तभी हम जी पाएंगे, वरना नहीं जी पाएंगे. तीसरा, हर जगह देखिए, आप कभी भी मॉर्निंग में सुबह जाते हैं काम पे और पहला काम करते हैं अपना कंप्यूटर चालू करते हैं. कंप्यूटर चालू करते हैं, पहला काम क्या करते हैं? उसके अंदर एंटीवायरस लगाते हैं. एंटीवायरस. एंटीवायरस का क्या मतलब है? ताकि कोई वायरस आके आपको डिस्ट्रॉय ना कर दे. एंटीवायरस, यू हैव टू फाइट द वायरस. मींस ये युद्ध जारी है, परमानेंटली जारी है. साहब हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में, 45 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं. सरकार ने सब कुछ नेशनलाइज कर दिया. तकरीबन 1000 लोग काम करते थे हमारे पास. क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो मैं यहां इंडिया छोड़ के चला गया और वहां जाके बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियां साफ करता था. वहां लाइफ शुरू की मैंने. ग्रेजुअली मैं घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर बेचने शुरू किए और वहीं से मैंने लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया. तभी मैंने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा कि डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील शहर में आ रहे थे, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. आपने नाम सुना है साहब? यस नो? अच्छा. तो 1000 लोग थे वहां पे, मैं भी चला गया. मैंने कहा साहब पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आज सीखना तो चाहिए इनसे. तो साहब उस टाइम उनकी उम्र तकरीबन मेरा ख्याल है 80-85 साल की थी और उनका कद शायद 5 फुट होगा साहब. हो सकता है जूते के साथ 5 फुट 1 इंच हो. लेकिन जब वो मंच पे आए और उन्होंने एक नजर पूरी ऑडियंस के ऊपर दौड़ाई और उस नजर में बहुत आत्मविश्वास था. लेकिन उस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता थी. साहब तब मैंने समझा कि जिस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता नहीं होती उसे अहंकार कहा जाता है. यस नो? और उस उम्र में जिस उत्साह से, उस कद से बोले वो साहब, उस दिन से मैंने कद की परिभाषा बदल दी है साहब. जिंदगी में इंसान का कद कभी गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है साहब. तो साहब उसने पूरी ऑडियंस को देखा और बोले आप लोग बहुत आराम से बैठे हुए हैं, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है. तो पूछते हैं कि भैया किसी को समस्या है? तो साहब किसको नहीं है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, हां साहब समस्या है. तब फिर दूसरा सवाल पूछा उन्होंने, कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, हां साहब छुटकारा पाना चाहते हैं. तब डॉक्टर पील बोले कि भैया जब मैं यहां पे आ रहा था इस कांग्रेगेशन एड्रेस करने के लिए, तो यहां से 200 गज दूर एक जगह है, मैंने वहां पे देखा कुछ लोग आराम से लेटे हुए हैं, एकदम रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेच्ड आउट, उनको कोई समस्या नहीं है.
तो कितने लोग जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई समस्या नहीं है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब। तो डॉक्टर पील बोले कि यहां से 200 गज दूर एक शमशान घाट है और वहां पे लोग पड़े हुए हैं एकदम निश्चिंत, उनको कोई समस्या नहीं है, टोटली रिलैक्स्ड। उसके बाद उन्होंने पूछा कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ जेब में डाल दिया, सब कोई हाथ खड़ा ही नहीं हुआ। उसके बाद तब डॉक्टर पील बोला कि समस्या एक जीवन का प्रतीक है। जब तक हम जिंदा हैं समस्या रहेगी, जब समस्या ही नहीं रहेगी हम ही नहीं रहेंगे। और देखिए उसके बाद उन्होंने कहा डॉक्टर पील ने कि जब समस्या कम होने लगे, मतलब घंटी बज रही है, तब बोले कि उस टाइम अपने घुटनों पर बैठ जाना और भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान भरोसा छोड़ दिया, कुछ समस्या भेजो। तो साहब डॉक्टर पील ने 40 साल पहले एक छोटी सी प्रार्थना दी उस दिन, जो कि मैंने उस दिन लिखी प्रार्थना, और उस दिन से लेके आज तक मैं घर से निकलने से पहले प्रार्थना करके निकलता हूं और इस प्रार्थना ने मेरी जिंदगी बदली साहब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पहले इंग्लिश में कहूंगा, उसके बाद हिंदी में कहूंगा। और ये प्रार्थना डॉक्टर पील की भी नहीं है, ये किसी और ने 200 साल पहले दी थी। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर, और ये ऐसे है, गॉड ग्रांट मी दिस सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. मैं repeat करता हूं, God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. इसका मतलब क्या है? परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर मैं बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि फर्क बता सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। साहब अगर आप इसको एनालाइज करें, मेरे हिसाब से ये वाकई में जिंदगी का एक निचोड़ है। परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। अब सवाल यह है कि जिंदगी में क्या हर चीज हमारे इख्तियार में है या कुछ चीजें बाहर भी हैं? सब मैंने अपने मां बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना। मैं कहां पैदा हुआ ये मेरा फैसला नहीं था, ना ही आपका फैसला था। अगर मेरा रंग ये है तो साहब ये फैसला मेरा नहीं है, इसको बदल नहीं सकता। अगर मेरी हाइट ये है तो मैं 6 फुट 10 इंच नहीं हो सका, और ये ठीक है। कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं, गलती की उन्होंने, और कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी हो जाते हैं। क्या गलती उन्होंने, कौन जाने। तो साहब ऐसा है, बहुत बारी जो हम बदल नहीं सकते हम उसके साथ लड़ते रहते हैं और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, और जिंदगी हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। अगर मैं बदल नहीं सकता तो आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो
कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। तो साहब, जब मैं अपनी किताब लिख रहा था यू कैन विन, जीत आपकी, इसी सोच को, डॉक्टर पी सोच को लेके मैं 2 कदम आगे चला गया और उसमें मैंने लिखा है, जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है कि आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन है ही नहीं साहब। वो कैसे? जिंदगी एक फैसला भी है, एक समझौता भी है। साहब ऐसा है, अगर मैं आपके साथ व्यवहार करता हूं, मैंने फैसला किया आप मुझसे दुर्व्यवहार किए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं, मैंने फैसला किया आप मुझे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं, मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। स्नो, हेलो, जिंदगी एक फैसला भी है साहब। अब ध्यान से सुनिएगा, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला चुकते हैं, फैसला हम पे काबू पा लेता है, हमारी आजादी खत्म हो जाती है साहब। We are all free to the point of choice, but after we make our choices, choice controls the chooser. We have no more choice. साहब ऐसा है, किसी ने सही कहा है, जिंदगी में ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं। हवा का रुख हम नहीं बदल सकते, लेकिन नाव में सेल कैसे लगाते हैं इसका फैसला हम कर सकते हैं साहब। साहब, जब मैंने किताब लिखी यू कैन विन, तकरीबन 45 साल पहले कहीं दिमाग में आई होगी किताब, तो मैं दफ्तर में बैठता था, चुटके बनाता था, रेस्टोरेंट जाता, वहां पर नैपकिन के ऊपर जो दिमाग में थॉट आती थी मैं लिख देता था उसमें। तो तकरीबन 20-25 साल लगे पहली किताब लिखने में। उसके बाद मैंने कहा साहब किताब तो बहुत बढ़िया लिखी हमने। मैंने पब्लिशर्स की लिस्ट मंगाई न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में, और मैंने अपनी किताब भेजी वो पब्लिश के लिए। तो साहब किसी का ना कोई जवाब आया, और किसी का अगर आया तो उसमें रिजेक्शन आ गई, सॉरी वी कैन नॉट पब्लिश योर बुक। मैंने कहा साहब ये 2-3 स्टेट तो ट्राई कर ली, अब अमेरिका की डायरेक्ट मंगाई जाए। मैं साहब पुरानी बात कर रहा हूं, कोई तकरीबन 21-22 साल पुरानी। तो मैंने अमेरिका की डायरेक्ट मंगाई पब्लिशर्स की, मैंने 100-200 चिट्ठियां लिख दी साहब। मैंने कहा हो सकता है इट माइट वर्क। तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट चैप्टर हर एक को भेज दिया उठा के। मैंने कहा साहब मेरी किताब पब्लिश कीजिए। तकरीबन सब चुप थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। फोन किया तो बोले साहब हम आपकी किताब नहीं पब्लिश कर सकते। क्यों? तो इस वाला जवाब नहीं देने की हमारी कोई बात नहीं है। और किसी किसी का चिट्ठी आ जाती थी, सॉरी वी कैन नॉट पब्लिश योर बुक। सब मैंने तकरीबन 500-700 चिट्ठियां लिखी साहब, हर एक में रिजेक्शन आ गई। फाइनली मैंने सोचा कि सभी ने तो रिजेक्ट कर दिया भाई, अब दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर जो है उसको लिखा जाए प्रेंटिस हॉल। और क्या हो सकता है मेरे में कोई कमी हो, इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी वाइफ को, मैंने कहा एडिट करो भाई। किसी और को पूछा उससे, उन्होंने कहा सब तो अच्छा है, टेबल ऑफ कंटेंट भी बढ़िया है, फर्स्ट चैप्टर का मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा हो सकता है प्रेजेंटेशन में कमी हो, हमको पेपर अच्छा लाना। खैर मैं लेके आया, बढ़िया पेपर लेके आया, प्रिंटिंग कराई उस टाइम, और एक अच्छे तरीके से लिफाफे में रिबन शिबन बांध के मैंने साहब प्रेंटिस हॉल को भेज दिया। साहब कभी तो जिंदगी में टाइम बदलता है। और इस बारी क्या हुआ, जवाब क्या आया साहब? हेलो, क्या जवाब आया? साहब इस बारी फिर ऐसी रिजेक्शन आई, मेरा लिफाफा बिना खोले ही उन्होंने रिजेक्शन भेज दिया वापिस। कहते हैं तुम्हारे जैसे लोग
जो ऑथर बनना चाहते हैं 1000 चिट्ठियां पर वीक, एक हफ्ते में आती है। 1000 चिट्ठी एक हफ्ते में आती है। बोले हम तुम्हारी किताब देखेंगे भी नहीं जब तक पूरा मैन्युस्क्रिप्ट नहीं भेजोगे। और सील्ड लिफाफा वापस भेज दिया साहब हमारे को। साहब अब तक तो मेरे को तकलीफ होती थी जब रिजेक्शन आती थी। इस बारी जब बिना पढ़े लिफाफा मुझे वापस भेजा तो साहब गुस्सा भी आया मुझे। खैर मैंने कहा साहब नॉर्मली ए रिजेक्टेड ऑथर कभी वापस चिट्ठी नहीं लिखता। मैंने कहा इनको चिट्ठी जरूर लिखूंगा। अरे भैया बोल के एक बारी पढ़ तो लेते, फिर रिजेक्ट कर देते तो अच्छा लगता। बिना पढ़े ही भेज दिया वापस लिफाफा। मैंने चिट्ठी लिखी प्रेंटिस हॉल को कि साहब यू हैव बीन सो इल मैनर्ड, यू हैव रिजेक्टेड मी इवन विदाउट रीडिंग माई बुक। I wish you had read book। पढ़ के रिजेक्ट करते तो अच्छा लगता था। इसलिए अगर आप पब्लिश भी करना चाहेंगे तो भी नहीं करवाऊंगा आपसे किताब पब्लिश। साहब ऐसा है दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर को कभी इस तरीके की चिट्ठी मिली भी नहीं किसी रिजेक्टेड ऑथर से। तो जब मेरी चिट्ठी मिली तो कहते हैं वील मेक एन एक्सेप्शन, दोबारा से भेजिए। हमने टेबल ऑफ कंटेंट भेजा, पहला चैप्टर भेजा। मैंने कहा चलो छोड़ो गुस्सा भाई, शुरू करो कहीं काम। तो मैंने भेजा तो उनको जब ठीक लगा तो बोले वील कंसिडर, सेंड अस द एंटायर मैन्युस्क्रिप्ट। तो हमने साहब उनको पूरा मैन्युस्क्रिप्ट भेजा। उन्होंने पूरा पढ़ लिया तो बोले साहब ये तो किताब बढ़िया लगता है। खैर किताब पब्लिशर का एग्रीमेंट पढ़ के कभी कोई साइन नहीं कर सकता साहब। उसमें मॉडिफिकेशन की हम लोगों ने तो करके मेरी किताब पब्लिश की। 1000 किताब उन्होंने, सिर्फ 1000 किताब, $1 कॉस्ट थी उसकी, उन्होंने पब्लिश की। और 6 किताब मेरे पास प्रेजेंटेशन के लिए आए और कंग्रेचुलेशंस किया, हाथ मिलाया और बोले मिस्टर खेरा यू हैव कम ऑथर नाउ। ये 6 किताब आपकी प्रेजेंटेशन की किताब है। तो साहब उसके बाद मैं जाता था जिस जगह पे अलग अलग देशों में, बुक शॉप में जाता था और खोजता था मेरी किताब कहां है। तो मैं उनसे पूछता था कि भैया आपके पास पूरा खोजने का नहीं मिलती थी किताब। तो मैं पूछता था कि आपके पास किताब है यू कैन विन। तो मेरे से पूछते थे यू कैन व्हाट। मैंने कहा भाई यू कैन विन। बोले यू कैन व्हाट। तो मैंने कहा हो सकता है टाइटल से नहीं पहचानेंगे, हो सकता है ऑथर के नाम से पहचान ले। तो मैंने कहा भैया ऑथर था शिव खेरा। बोले शिव व्हाट। मैंने कहा भाई ऑथर को भी छोड़ दो, प्रेंटिस हॉल का नाम सुना है। बोले हाँ बिल्कुल सुना है। मैंने कहा प्रेंटिस हॉल ने छाड़ी है, छापी है किताब। तो साहब किताब कहीं थी नहीं हमारी। तो मैं अपने पब्लिशर के गया, मैंने कहा भाई किताब बिकेगी कैसे अगर किताब दुकान में है नहीं तो। मैंने कहा थोड़ा प्रमोशन करो, एडवर्टाइज करो। बोले हमारे पास बजट नहीं है साहब। तो मैंने कहा भाई कोई पीआर कर दो, कम से कम प्रेस रिव्यू ले आओ, उसके तो पैसे नहीं लगते। बोलते हैं मैंने क्या पैसे लगते हैं। बोले कुरियर के। मैंने कहा भैया एक काम करो, कुरियर के पैसे मेरे से काट लीजिएगा, मेरी रॉयल्टी से, अगर कोई रॉयल्टी होगी तो। नहीं बिकेगी नहीं तो रॉयल्टी कहां से होगी भाई। मैंने कहा मेरे से काट लीजिएगा, भेजो तो साहब उन्हें मेरी किताब अलग अलग जगह पे भेजनी शुरू की। जगह जाते थे किताब मिलती नहीं थी। खैर मलेशिया में उनका सबसे बड़ा अखबार है, उसमें मेरे को फुल पेज प्रेस रिव्यू दिया था। फुल पेज साहब, एक अनजाने ऑथर को अगर फुल पेज प्रेस रिव्यू मिल जाए ये तो एक लॉटरी के समान है। यस नो, यस नो। लेकिन साहब ध्यान दीजिएगा ये लॉटरी कौन सी थी। हेडलाइन में लिखा था डोंट बाय दिस बुक।
हेडलाइन पे लिखा था, डोंट बाय दिस बुक। शिखेरा ने कोई नई चीज नहीं लिखी है साहब, दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। और पूरा मेरे को क्रिटिसाइज करके, बहुत मेरे को निचुआ साहब उन्होंने क्रिटिसाइज करके फाइनली लिखा नीचे, सेव योर मनी, सेव योर मनी। और वो अखबार का मेरे को पूरा रिव्यू मेरा सिंगापुर ऑफिस में उन्होंने भेजा। मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी वाइफ वहां पे थी, उसने जब पढ़ा उसको अच्छा नहीं लगा और उसने सोचा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसने लपेट के कुछ फाइलों के नीचे दबा दिया। और जब मैं वापस आया तो मुझे बताया नहीं। 2 साल के बाद हम लोग दफ्तर शिफ्ट कर रहे थे, फाइलें मैं क्लियर कर रहा था, पुरानी फाइलें फेंक रहा था, तो 2 फाइलों के नीचे मेरे को ये पूरा रिव्यू मिल गया साहब। तो मैंने अपनी वाइफ पूछा कि तुम्हारे को मालूम है? बोले हाँ, मैंने तो वहां रखा है, तो मुझे बताया क्यों नहीं? उसने बोला कि बताने का है क्या? इट इज सो नेगेटिव, इट इज सो नेगेटिव। और उसने कहा कि आपने इतनी मेहनत की है, यू आर सो कमिटेड, बाय लुकिंग एट ऑल दिस नेगेटिविटी, दिस विल पुल यू डाउन एंड देयर इज नथिंग टू सी हियर। और तब तक उस 2 साल के अंदर मेरी किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन चुकी थी। और इस 2 साल के पीरियड में साहब, इस हादसे से मैंने साहब एक बहुत अहम सीखी, वो ये है, जिंदगी में आप अच्छा करेंगे, निंदा करने वाले आपकी निंदा करेंगे। आप बुरा करोगे, निंदा करने वाले आपकी निंदा फिर भी करेंगे। साहब अच्छा करते जाओ, निंदा की परवाह मत करो साहब जिंदगी में। अच्छा करते जाओ, निंदा की परवाह मत करो। और चीज सीखी तब मैंने, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज एंड मोस्ट फूल्स डू। और आप देखें दुनिया में किसी देश ने आज तक किसी निंदक को ऑनर नहीं किया। किसी देश ने आज तक कोई सड़क किसी निंदक के नाम नहीं बनाई। आज तक किसी देश ने किसी निंदक के नाम बुत नहीं बनाया साहब। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप चाहे जिस तरफ चले जाइए, वो हमेशा दे आर ऑन द opposite side. Doesn't matter which side, but they are always on the opposite side. साहब मैंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में भेजा पब्लिकेशन के लिए, और उन्होंने मुझे वापस भेजा कि आप कंडेंस करके दीजिए इसको। उसमें मैंने लिखा था कि जिस तरीके से आज चेंज हो रहा है दुनिया में, द स्पीड ऑफ चेंज इज सो फास्ट दैट प्रोडक्ट्स जिस दिन लॉन्च होते हैं साहब, उसी दिन ऑब्सोलीट हो जाते हैं। यह स्पीड है चेंज की आज। और नॉलेज 2 या 3 साल में ऑब्सोलीट हो रही है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में चले जाइए, बाय द टाइम ये 4th ईयर में जाते हैं, जो उन्होंने पहले साल में सीखा हैज बिकम ऑब्सोलीट। मेडिकल ग्रेजुएट्स जब तक 4th-5वें साल में जाते हैं, एम आई राइट डॉक्टर साहब, व्हाट दे हैव लर्नड इन द फर्स्ट ईयर हैज बिकम ऑब्सोलीट। यह है चेंज की रफ्तार। तो मैंने लिखा कि आने वाले टाइम में वो लोग सफल होंगे तो 3 स्किल्स मास्टर कर पाएंगे। I repeat, going into the future, the only people who will succeed in life are those who master 3 skills
that have never changed and they will never change. ये कभी बदला ही नहीं साहब. ये स्किल्स, ये कौन से 3 स्किल्स हैं? एक पीपल स्किल्स, दूसरा परसुएशन स्किल्स, और तीसरा प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स. रिपीट करता हूं साहब. 1 पीपल स्किल्स, नंबर 2 persuasion skills, number 3 prioritizing skills. ये 3 चीजें ना बदली हैं ना बदलेंगी. Why people skills? अब दुनिया में कहीं भी देखिए, we are hired for our skills but we are fired for our behavior. Yes, no. So we are hired for our skills but we are fired for our behavior. चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कहीं हम नौकरी कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, we are hired for our skills but we are fired for our behavior. और अब देखें, जब भी हम शुरुआत करते हैं, जितनी नीचे से शुरुआत करते हैं, आप देखें 90% टाइम हमारा चला जाता है टेक्निकल स्किल्स में एंड लेस देन 10% इन पीपल स्किल्स. लेकिन जैसे जितने ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, इट जस्ट रिवर्सेस. 90% टाइम गोज इन पीपल स्किल्स, लेस देन 10% इन टेक्निकल स्किल्स. और आप देखें साहब, टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस पैसे के साथ कभी भी खरीदा जा सकता है, लेकिन द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सबसे पैसे वाला इंसान, रिश्ते हर एक को बनाने पड़ते हैं. यस नो. रिश्ते खरीदा नहीं जाते. इसको किसी ने क्रूड लैंग्वेज में कहा है, साहब कुत्ता खरीद सकते लेकिन पूंछ नहीं हिलवा सकते. साहब पैसे के साथ हर चीज नहीं होती. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. गैलप एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका में. उन्होंने एक सर्वे किया और उन्होंने कहा कि 63% लोग जो काम करने जाते हैं, दे आर डिसएंगेज्ड. मतलब दे डोंट डू देयर जॉब. 63%. और एक एडिशनल 24% आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड. इसका मतलब क्या हुआ? दे मेक श्योर दूसरे भी अपना काम नहीं करते. साहब खुद नहीं करते, दूसरे को भी नहीं करने देते. इसका मतलब यह है कि सिर्फ 13% लोग जो काम करने जाते हैं एक्चुअली काम करते हैं. साहब सिर्फ 13%. तो साहब ये सच्चाई और ईमानदारी का इशू है कि नहीं है, ये फर्क होता है पैसा बनाने में और पैसा कमाने में. पैसा बनाना बेईमानी है, पैसा कमाना ईमानदारी है. आर यू विद मी? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी वर्सेस अर्निंग मनी. और जो काम करने जाते हैं उनकी ये समझ में नहीं आती कि वेजेस विदाउट वर्क अमाउंट्स टू स्टीलिंग. पैसा बिना काम किए चोरी समान है. यस नो. साहब यही बात तो गोविंद काका कह रहे थे. बिकॉज पीपल जो भी हमारे को हायर करते हैं, दे हायर अस आउट ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट इज द बिगेस्ट थिंग. साहब बहुत बारी आप पूछें लोगों से, टीवी इवेंजुलिस्ट, साधु महात्मा जो अपने आप को कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, कहते हैं प्यार और प्रेम सबसे बड़ी चीज है. साहब जिस तरीके से मैं सोचता हूं, भरोसा प्रेम से भी ज्यादा अहमियत रखता है. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ हम प्यार करते हैं लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते. आर यू विद मी? Trust in many ways is a much greater compliment in life than
लव। एक बारी एक टीचर ने स्कूल में बच्चे को एक डिब्बा दिया और बोला कि बेटा ये डिब्बा तू घर जाके अपने पिता को देना, तू नहीं खोलना, सिर्फ अपने पिता को बोलना, वही खोलेंगे। बच्चा जैसे घर जा रहा था, उस डिब्बे के अंदर कुछ था जो हिल रहा था, तो उसका बहुत उत्सुक हुआ। वो रास्ते में जंगल था, फिर सोचने लगा कि भाई खोल के देखूं क्या है। याद आया कि गुरुजी ने मना किया था, खोलना नहीं। फिर दिमाग में सोचता है, अरे भाई मेरा टीचर यहां पे थोड़ी है, अगर खोल लूंगा तो उसको मालूम कैसे होगा। खैर उसने डिब्बा खोला, डिब्बे के अंदर एक चूहिया थी, चूहिया उछल के भाग गई और चली गई। अब वो चूहा खींच के ला नहीं सकता था। उसने डिब्बा बंद किया, घर आ गया, पिता के पास गया और कहता है, पिताजी ये डिब्बा मेरे टीचर ने दिया आपके लिए और बोला कि आप ही खोलिएगा, लेकिन मैंने खोला इसको, उसके अंदर एक चूहा था, चूहा उछल के भाग गया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, एक कैसा स्कूल है जो टीचर रखता है जो मां बाप को घर में चूहे भेजते हैं, और ये टीचर कैसा है, आपके पास और कुछ नहीं है, और आप पिता कैसे हो जो मुझे ऐसे स्कूल में भेजते हो जहां पे टीचर खाली चूहे घर में भेजते हैं। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हमने खोया कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं खोया, क्योंकि इस डिब्बे में खाली एक चूहा था। तो उसके पिता ने बोला कि बेटा जो संदेश तेरे गुरुजी ने भेजना था तू फेल हो गया बेटा, तेरी समझ में कुछ नहीं आया। जो हमने खोया तुझे मालूम नहीं है, तूने अपने टीचर का भरोसा सारी जिंदगी के लिए खो दिया था। यू हैव लॉस्ट योर ट्रस्ट, लॉस्ट टीचर्स ट्रस्ट इन यू फॉर एवर। साहब क्योंकि समय की कमी है और काफी हम लेट जाते हैं, मैं दो सिर्फ जरूरी चीजें कवर करना चाहूंगा, बहुत जरूरी। क्योंकि अगर किसी भी प्रोग्राम से अगर कोई टेक होम ना हो जो बाहर जाके आप इस्तेमाल कर सकें, मेरे हिसाब से वो प्रोग्राम वेस्ट है। आयु में यस नो। अब दो चीज आपसे शेयर करूंगा। वो ये है, हमारा एक कोटेशन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि साहब अलग ढंग से क्या करते हैं, और मेरा उनको जवाब यह है कि साहब जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले जिंदगी में कभी करना नहीं चाहते। और वो ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। आप देखिए, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते लेकिन उठते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते हैं साहब, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते, और वही काम है साहब, वही काम है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? वो इस वजह से कह रहा हूं कि कितनी बार आप ये सुनते हैं कि साहब इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, मिट्टी को लगाता है सोना हो जाती है, इसकी किस्मत खराब है साहब, ये तो सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। इस बात में सच है, और सच ये है कि जिसको हम कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगा सोना हो जाती है, आप उसकी जिंदगी देखें और जिंदगी में हर ट्रांजैक्शन देखें। सही व्यवहार एक आदत सी बन चुकी है। जब करते हैं सही करते हैं, इट हैपेंस। और इसको हम कहते हैं इसकी किस्मत खराब है, ये सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। उसकी जिंदगी देखें और रखें, हर ट्रांजैक्शन परखें। नेगेटिव बिहेवियर हैज बिकम हैबिचुअल, आदत बन गई साहब। जब करते हैं गलत करते हैं, हो जाता है गलत हो जाता है। रिफ्लेक्सेस मूव। चाहे हम लोग की कोई भी उम्र हो, एक चीज हम लोगों ने बचपन से ही से अपने मां बाप कहते हैं कि बेटा
अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। और अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारा चरित्र अच्छा है, आदतें बुरी हैं तो चरित्र बुरा है, क्योंकि 90% हमारा बिहेवियर इज हैबिचुअल। वी डोंट थिंक, वी जस्ट एक्ट। और अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। यस नो? बजा लीजिए साहब, जोर से बजा लीजिए, भाई जोर से बजा लीजिए, अच्छा रहेगा। जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमारे को पकड़ चुकी होती है। साहब मैं ये आपके साथ एक और उदाहरण देखूं। आप देखते हैं, एनीबडी डिड मार्शल आर्ट इन लाइफ? सब मार्शल आर्ट में लोगों को व्हाइट बेल्ट मिलती है, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक बेल्ट। 5 years later, 5 साल के बाद, दे आर स्टिल डूइंग सेम थिंग जो उन्होंने सीखा था विद व्हाइट बेल्ट। ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक। 5 साल के बाद ब्लॉक पंच कर रहे हैं साहब। क्यों? क्योंकि टीचर समझता है ये ब्लॉक पंच एक रिफ्लेक्स एक्शन बनना चाहिए। क्यों? अगर स्टूडेंट सड़क पे उसका झगड़ा हो जाए और अगर उसको ब्लॉक एंड पंच करने के लिए सोचना पड़े, क्या होगा? पिट के आएगा साहब। मार्शल आर्ट स्टूडेंट को कभी सोचना नहीं होता, उनके रिफ्लेक्स मूव करते हैं साहब। आप फौज में देखें, तकरीबन 70% एक फौजी का करियर सिमुलेशन में जाता है इन वॉरफेयर, बिकॉज दे वांट टू ब्रिंग इट इनटू रिफ्लेक्स एक्शन। समझते हैं कि अगर जंग छिड़ जाए, अगर इन्हें सोचना पड़े जंग कैसे लड़नी है, क्या जिंदगी में लड़ पाएंगे? नेवर। आंसर इज इट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब मैं आपके साथ वापस आता हूं। हम लोग अपने परिवारों में अच्छे उसूल या बुरे उसूल कैसे सिखाते हैं? लेट मी शेयर विद यू, बिकॉज यहां से आज अगर यही 2 चीज हम लोग ले जा सकें तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, कबूल करूंगा कि जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिसने गलती नहीं की, तो ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। साहब, गलती करना पाप नहीं है। गलती का एहसास होने के बाद दोहराते रहना पाप जरूर है। यस नो? तो मैं बॉम्बे में प्रोग्राम कर रहा था। हमारा प्रोग्राम बॉम्बे में ललित होटल में होता है साहब। मेरे बेड के साथ एक टेबल पड़ी थी और टेबल के ऊपर एक डिजिटल क्लॉक पड़ी थी। अब 5 स्टार होटल में भी डिजिटल क्लॉक होगी, कितने की होती है? 50 रुपए, 100 रुपए की होती है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट उस घड़ी के सामने एक बड़ा साइन लगा हुआ था। दिस वॉज द साइन नेक्स्ट टू द क्लॉक। उस पर लिखा था, दिस क्लॉक इज होटल प्रॉपर्टी। आर यू विद मी? हेलो? दिस क्लॉक इज होटल प्रॉपर्टी। इसके बगल में एक लैंप पड़ा था, छोटा सा लैंप, बहुत अच्छा था। और लैंप के बगल में एक और साइन लगा हुआ था, दिस लैंप इज होटल प्रॉपर्टी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह साइन उन्होंने सब क्यों लगाया? हेलो? ये सब वहां पे क्यों लगाया साहब? एनीबडी? क्यों लगाया साहब? है जी? Sir, why did they put this sign there? It becomes to the hotel late.
मतलब लोग ले जाते हैं, गलती से ले जाते हैं, सब ले जाते हैं, वो सब होटल की घड़ी बड़ी उठा के ले जाते हैं, पैक करके ले जाते हैं, गलती से तो नहीं ले जाते साहब, जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो वहां पर रह रहा है 15-20 हजार रुपए एक रात के किराया दे रहा है, 15-20 हजार रुपए, वो सब गरीब आदमी होगा? गरीब आदमी है क्या? सब अरबपति है, वो होटल खरीद सकता है, लेकिन उठा के ले जाते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं, कटलरी ले जाते हैं, क्रॉकरी ले जाते हैं, तौलिया ले जाते हैं, लिनन ले जाते हैं, और घर में बच्चों को दिखाते हैं, और जानते हैं क्या कहते हैं? बेटा मैं सुवेनियर कलेक्ट करता हूं, आई कलेक्ट सुवेनियर्स। और साहब ये खुशी से मैं नहीं कह रहा हूं, 2013 को 19 अप्रैल a global survey was conducted and it said Indian tourists rank number 3 in hotel item thieves in the world. साहब आप लोग जितने लोग हंसे हो यहां पे, मैं बिल्कुल कह सकता हूं ये खुशी की हंसी नहीं थी। yes, no. खुशी की हंसी खुल के हंसी जाती है साहब, हंसी में एक तकलीफ थी। दिस इज नॉट ए हैप्पी सिचुएशन। और हम लोग अपने आप को कहते हैं वी आर द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इफ वी आर द स्पिरिचुअल कैपिटल, वी ऑट टू बी द मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट द रिवर्स इज ट्रू। साहब हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, 2-2 कौड़ी के लिए झूठ बोलते हैं। एंड दूसरी बात यह है कि तकलीफ भी नहीं होती साहब उसके बाद। एक टाइम था हम लोग गलत काम करते थे तो तकलीफ होती थी कि साहब गलती हो गई। आज जानते हैं लोग गलत काम करते हैं तो उनको तकलीफ भी नहीं होती, और जब पकड़े जाते हैं तो तकलीफ जानते हो किस बात की होती है? पकड़े क्यों गए। गलती करने की तकलीफ नहीं होती, पकड़े जाने की तकलीफ होती है। दिस इज डेग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज। हमारे परिवारों में कैसे गलत उसूल सिखाते हैं। हमारे दफ्तर में अगर कोई फोन आती है और मैं फोन नहीं आंसर कर सकता, या किसी क्रेडिटर का फोन आता है जिसको हमें पैसे नहीं भेजे फॉर व्हाटएवर रीजन, कैश फ्लो रीजन और ओवरसाइट रीजन, तो हमारा स्टाफ ये नहीं कहेगा साहब चला गया, सिर्फ माफी मांगेगा। साहब अगर मैं अपने स्टाफ को सिखाता हूं झूठ बोलने के लिए, एक दिन आएगा कि मेरा स्टाफ मुझसे ही मुझसे ही झूठ बोलेगा। और सब जितनी बारी मैं उनको झूठ बोलना सिखाता हूं और वो झूठ बोलते हैं, कोई नहीं भी देख रहा हो, हम लोग अपनी नजरों में गिरते चले जाते हैं। सब देखा है, सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल है, अगला झूठ आसान हो जाता है, तीसरा और आसान हो जाता है, चौथा और पांचवा। साहब हमने एक स्विस कंपनी को एक क्लाइंट लिया फॉर कंसल्टिंग, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके सुने कि साहब हमारी सेल्स ट्रेनिंग कर दीजिए। तो मैंने कहा भैया क्या करना चाहते हैं आप? बोले मैं सेल्स को इंक्रीज करना चाहता हूं। तो मैंने कहा भैया मुझे गिव मी 3-4 डेज। तो मैंने अपने दफ्तर से कुछ आदमी भेजे वहां पे, और I'll close in within 5 minutes. तो मैंने अपने दफ्तर से कुछ लोग भेजे वहां। मैंने कहा भैया चेक कीजिए इनके लोग कैसे क्या काम कर रहे हैं। एक हफ्ते के बाद मैंने उनके सीईओ को फोन किया और मैंने कहा कि भैया ऐसा है, आपके लोगों को सेल्स ट्रेनिंग नहीं चाहिए, दे नीड ट्रेनिंग इन कर्टेसी, एटिकेट, मैनर, इंटेग्रिटी। बोले क्या? आई सेड दे नीड ट्रेनिंग इन कर्टेसी, एटिकेट, मैनर्स, इंटेग्रिटी। बोले वो कैसे? मैं कहा बहुत बारी आपके सेल्स लोगों की अपॉइंटमेंट होती है और दे आर लेट, इनको इतनी कर्टेसी नहीं है टू कॉल एंड से आई एम सॉरी आई एम रनिंग लेट, एंड टाइम टू कॉल इज व्हेन बिफोर यू गॉट लेट और आफ्टर यू गॉट लेट। तीसरी चीज,
दफ्तर लेट पहुंचते हैं एंड दे डोंट इवन हैव द कर्जी टू से आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग। और अगर फोन करते हैं वहां पे तो जानते क्या कहते हैं? सब आई एम स्टक इन, फिर से आई एम स्टक इन ट्रैफिक। नाउ ट्रैफिक वाकई में दुनिया भर में एक समस्या बन चुकी है, लेकिन बहुत बारी ये लोग अपॉइंटमेंट से सिर्फ 5 पहले अपने दफ्तर से निकलते हैं एंड दे ब्लेम इट ऑन ट्रैफिक। इन लोगों के अंदर इतनी ईमानदारी और गुर्दा नहीं है कि जाके कह दें कि आई एम सॉरी आई डिड स्टार्ट लेट, आई एम सॉरी आई स्टार्ट लेट। दे डोंट हैव द गट्स एंड इंटेग्रिटी टू डू दैट। और देखा गया है सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल है, पहला झूठ आसान हो जाता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। एंड वेरी सून यू आर डीलिंग विद अ क्रॉनिक लायर हु इज अ रास्कल। सब एम आई एग्जैजरेटिंग? आप देखें हम लोग अपने परिवारों में ऐसे गलत उसूल सिखाते हैं। आप मेरे साथ सहमत होंगे कि पैदाइशी झूठे नहीं होते, यस नो। सीखते हैं। बच्चा इतना सा है, फोन आती है, बच्चा उत्साह से जाता है और वो पूछता पापा घर में है? बिल्कुल घर में है। और दौड़ा दौड़ा पिता के पास आता है, कहता है पापा आपके लिए फोन है। क्या बोला बेटा? मैंने कहा पापा घर में है। पापा कहता है कि बेटा इसको जाके बोल मैं घर में नहीं हूं क्योंकि मैं इससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन पापा आप तो हो, ये मालूम है, जाके बोल घर में नहीं हूं, लेकिन आप तो हो। तीसरी बारी, चौथी बारी कहता है आप तो हो। जब चौथी बात कहता है, पिता कहता है तू जाता है या मैं तुझे सिखाऊं? देखिए साहब, जिंदगी में पहली बारी साइज की बहुत अहमियत होती है। बच्चा इतना सा है, आप पहाड़ है साहब। और पिता कहता है, बेटा कहता है कि पिता मैं जाता हूं पापा। और जब वापस जा रहा होता है उसका उत्साह एकदम गिर जाता है। और पहली बारी बच्चा कंफ्यूज होता है, सिर खरोच रहा होता है और दिमाग सोचता है पापा घर में है लेकिन कह दो घर में नहीं है, लेकिन फिर भी घर में है, कह दो घर में नहीं लेकिन फिर भी है। खैर वो जान छुड़ाना चाहता है, एकदम फोन उठाता है और रिफ्लेक्स एक्शन टेक ओवर कर लेता है और जोर से कहता है पापा घर में, कहते हैं पापा घर में नहीं, पटक देता है फोन। अब जैसा वो उसने पटका, पिता सुन लिया उसकी बात और उसको बुलाता है कि कहता है बेटा जिस तरीके से तू जा रहा है यू पिता को मुश्किल में डालेगा। और पिता उसको एक झापड़ देता है और उसकी समझ में आ जाती है। बच्चा कहता है पापा अब कंफ्यूजन खत्म हो गया, अब मुझे देखो, अब मैं आपको सिखाता हूं। अगली बारी फोन बजती है, बच्चा दौड़ा दौड़ जाता है, पूछते हैं पापा घर में है? बच्चा क्या कहता है? देख के बताता हूं। अरे भाई क्या देखेगा? दे जाता है पिता के पास, कहता है पापा आपके लिए फोन है। बेटा क्या बोला? मैंने बोला देख के बताता हूं। शाबाश बेटा, गुड बॉय, गुड बॉय। सब एक शाबाशी एक प्रोत्साहन है, यस नो। शाबाशी एक प्रोत्साहन है। सब एक द ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल यू विल एवर हियर इन योर लाइफ। वो अगला वाक्य मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। दिस वॉज गिवन बाय माइकल लीबॉफ। उसने कहा था जिस व्यवहार को आप प्रोत्साहन देंगे वही व्यवहार बढ़ता चला जाएगा साहब। एनी बिहेवियर दैट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। शाबाश बेटा इज ए रिवॉर्ड। और बच्चा कहता है पिता के कुछ कहने से पहले पापा आपको बात करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूं आप घर में ही नहीं हो। नहीं बात करनी है। पिता के कुछ कहने पहले बच्चा बाप के लिए झूठ बोलने को तैयार है, यस नो। हेलो, ही इज रेडी टू लाई। सब बचपन से ये बच्चा छोटे 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 झूठ बोल रहा है। और जब बड़ा होता है इसने किस चीज का अभ्यास किया? झूठ बोलने का। और जब बड़ा होता है ये झूठ बोलने में ही निपुण हो जाता है। और सब जितनी बारी ये झूठ बोलता है बच्चा उतनी बारी अपनी नजरों में गिरता चला जाता है। और जब बड़ा होता है इसके अंदर हीन भावना इतनी बढ़ चुकी होती है कि 2-2 कौड़ी के लिए अपनी मां को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। सब ये 2-2 कौड़ी के लिए, रुपए के लिए अपनी मां को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। साहब मैं क्यों कह रहा हूं कि अपनी मां को बेचने के लिए तैयार होता है? इस वजह से
आप जानते हैं इंडियन एयरलाइन का प्लेन जो हाईजैक हुआ था, काबुल गया था, फेक पासपोर्ट्स वर इश्यूड। हम टेररिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म। सर प्लीज, सर नमस्कार सर, जी हमें अभी अवार्ड फंड शुरू होने वाला है, प्लीज। अच्छा, मेरे को एक मिनट देंगे, लास्ट मिनट दीजिएगा। ओके, मैं खत्म करता हूं साहब। तो कहां पे थे हम लोग? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइन का प्लेन जो हाईजैक हुआ था, टेररिज्म की बात करते हैं। टेररिस्ट कौन है? जिसने जाली पासपोर्ट इशू किया या जिसने जाली पोस्ट पासपोर्ट जिसको मिला। और लास्ट चीज मैं जो कहना चाहूंगा आपसे वो ये है कि हाल ही में बॉम्बे ब्लास्ट की जजमेंट्स आई हैं हमारे पास। यहां पर जरूर ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस बैठे होंगे, और उसमें जिसमें 200-300 लोग मारे गए थे, आप जाके सीवीसी का साइट पढ़ें, उसमें लिखा था RDX was sent to immigration and customs and escorted to site by people in uniform and money exchange was 20 lakhs, 20 लाख रुपए। साहब एक बात बताइए, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपने देश को 20 लाख रुपए के लिए बेच देगा? मैं आज इसलिए इस बात से खत्म करना चाहता हूं कि साहब सरदार पटेल ना होते तो ये देश भी नहीं होता। ये आज हम लोग खड़े हैं यहां पे इस बड़े हॉल में, सिर्फ सरदार पटेल एक आदमी की लीडरशिप के बाद, और सरदार पटेल के बाद इस देश में कोई अच्छा लीडर हुआ ही नहीं। और आज अगर देश को जरूरत एक दूसरे और सरदार पटेल की जरूरत है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।